नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का हमारा पहला चैप्टर रहेगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हर समय में चलते रहे। मध्यकाल में, प्राचीन काल में जैन और बौद्ध धर्म का उदय होना सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग थे। मध्यकाल में भी अनेक संत महात्माओं ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए हैं। इनमें कबीरदास हैं, रैदास हैं, रामानंद हैं, रामानुज हैं, सिख गुरु अमरदास हैं। इन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत कार्य किए हैं। लेकिन हर समय बाद या थोड़े समय बाद समाज में कुरीतियाँ आ जाती हैं, उनको समाप्त करने के लिए पुनः वैसे आंदोलन चलाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन। इस कड़ी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले का जो समय है वो एक अलग विचारधारा का समय है। और राजा राम मोहन राय के आने के बाद, ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद जो एक समय है वो अलग विचारधारा का समय है। और इस कड़ी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की कड़ी में उन्होंने अनेक मैगजीन्स निकाले, पुस्तकें निकाली। इस कड़ी में सबसे पहले 1809 में तूबात उल मुवाहिदीन नामक किताब लिखी राजा राम मोहन राय ने। इस किताब को एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उन्होंने हमेशा सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद का विरोध किया। वे बहुविवाह के कट्टू आलोचक थे। हालांकि खुद ने 3 विवाह किए थे, लेकिन फिर भी वे बहुविवाह के खिलाफ थे। और इस कड़ी में आगे 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनका जमकर राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। इस कारण ईसाई धर्म के लोगों या अंग्रेज़ों को लगने लगा कि राजा राम मोहन राय बहुत जल्द हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। इस कारण अनेक से हिंदू उनके पीछे पीछे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों की धारणा गलत सिद्ध हुई, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज़ों के धर्म, ईसाई धर्म में भी जो कुरीतियाँ थीं उनका भी विरोध किया। ये प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक बुक 1820 में लिखी गई। इसमें ईसा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में जो ईसाई धर्म में धारणा है उसकी कठोर आलोचना की राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने माना कि ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे कोई व्यक्ति एक चमत्कारी व्यक्ति हो जाए। कोई महापुरुष हो सकता है, लेकिन कोई चमत्कारी या भगवान नहीं हो सकता। वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो हमारा इष्ट है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस बुक 1820 में लिखी गई, लेकिन इसका प्रकाशन 1823 में हुआ। और इसका प्रकाशन उनके एक पुराने सहयोगी जॉन डिग्बी के प्रयासों से हुआ। जॉन डिग्बी वे आदमी थे जिनके नेतृत्व में राजा राम मोहन राय ने लगभग 10 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। और जॉन डिग्बी के प्रयासों से ये पुस्तक प्रकाशित हुई, क्योंकि इसका बहुत से अंग्रेज़ों ने विरोध किया, इस कारण प्रकाशित नहीं हो पाई। और समाज सुधार की इस कड़ी में 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगा। और सामाजिक सुधार में अनेक कार्य करने के साथ साथ शिक्षा सुधार के कार्य भी उन्होंने बहुत की। जैसे 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यहाँ से प्राय प्रश्न पूछा जाता है, हिंदू कॉलेज की राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर स्थापना की? तो आपका उत्तर होगा डेविड हेयर। डेविड हेयर अंग्रेज़ नहीं थे, एक डच नागरिक थे और यहाँ गढ़ीसाज का कार्य किया करते थे। इनके साथ मिलकर ही उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और शिक्षा के क्षेत्र में एक और कार्य किया, 1825 वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इतने प्रयास काफ़ी नहीं थे, इस कारण उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। पत्रकारिता के
अग्रदूत कहा जाते हैं उनको। भारतीय पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय को अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि इनसे पहले भारतीय इस क्षेत्र में बहुत ही कम थे। हालांकि अंग्रेज़ 1780 से प्रयास करने लग गए थे। 1880 में भारत का पहला अखबार निकला था, लेकिन उसका संपादक केवल अंग्रेज़ थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय द्वारा संपादित और प्रकाशित अखबार था संवाद कौमुदी, ये बांग्ला भाषा में था। इससे पहले कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जो किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित और संपादित हो। हालांकि अखबार ज़्यादा नहीं चल पाया, 1822 में बंद हो गया। और इसके बाद 1822 में उन्होंने एक और अखबार निकाला, समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका निकालने का राजा राम मोहन राय का विचार था कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ जो मेरे विचार हैं वो अधिक से अधिक लोगों के पास मैं पहुंचा पाऊं, और इसके लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका लिखना शुरू किया। समाचार चंद्रिका का सबसे ज़्यादा काम था कि सती प्रथा को हतोत्साहित करना, सती प्रथा का विरोध करना। सती प्रथा के विरोध में लगभग मान सकते हैं सती प्रथा के खिलाफ ही निकाला गया। और एक और अखबार निकाला 1822 में, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था। राजा राम मोहन राय को लगभग 8 से 10 भाषाएं आती थी। वे भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वे किसी भी भाषा को समझ सकते थे। इस कारण भारतीय भाषाओं के साथ साथ उन्होंने फारसी भाषा में निकाला। उस समय फारसी भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। और एक और अखबार निकाला 1822 में, ब्रह्मनिकल मैगनीज, ये अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषाओं में था। इसके बाद सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। ये प्रतिबंध अनुच्छेद 17 के तहत लगाया गया। यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया किस अनुच्छेद के तहत सती प्रथा को बंद किया गया, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 17 के तहत। सती प्रथा से भारत का पुराना नाता रहा। सती प्रथा के सबसे पहला लिखित उदाहरण 511 ईस्वी पूर्व में मिलता है। सदियों से भारत में सती प्रथा चल रही थी। अनेक लोगों ने इसका विरोध राजा राम मोहन राय से पहले भी किया। राजा राम मोहन राय से पहले विरोध करने वाले लोगों में हम अकबर, जहांगीर, सिख गुरु अमरदास, पुर्तगाली गवर्नर अबू करैक के, अहिल्याबाई होलकर मराठा, इन्होंने सती प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में ये सफलता 1829 में राजा राम मोहन राय और तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के प्रयासों से मिली। ये 1829 में केवल सती प्रथा बंगाल तक ही सीमित थी, लेकिन 1830 में ये बंगाल और मद्रास और मुंबई में भी लागू हो गई, और धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में सती प्रथा निषेध कर दिया गया। सती प्रथा का विरोधी होने का राजा राम मोहन राय का मुख्य कारण था कि 1811 में उनके भाई का निधन हो गया और उनकी भाभी को अब उसके भाई के साथ सती होना पड़ा। उसी समय से राजा राम मोहन राय के विचार में आ गया कि सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। इस कारण उन्होंने इसी समय से विरोध करने का निश्चय किया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1830 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई अकबर द्वितीय द्वारा। अकबर द्वितीय सेकंड लास्ट मुगल बादशाह थे। इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि देने का कारण था कि अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजना चाहता था विलियम चतुर्थ के दरबार में। विलियम चतुर्थ उस समय इंग्लैंड का राजा था, तो उसके दरबार में भेजने का कारण था कि अकबर द्वितीय को पेंशन बहुत कम मिल रही थी, तो अकबर द्वितीय चाहता था कि कोई व्यक्ति जाए इंग्लैंड और मेरी पेंशन बढ़ाने की बात करे। तो अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इस कारण सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति राजा राम मोहन राय लगे। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक राजा से बात कैसे कर सकता हूँ। तो अकबर द्वितीय ने कहा कि मैं तुम्हें राजा की उपाधि दे देता हूँ और तुम राजा बनकर वहाँ बात करना। तो 1830 में राजा राम मोहन राय समुद्र यात्रा करके इंग्लैंड पहुँचते हैं। समुद्र यात्रा करने वाले
राजा राम मोहन राय पहले भारतीय बनते हैं। इससे पहले कोई भारतीय समुद्र यात्रा करके विदेश नहीं गया, क्योंकि हिंदू धर्म में एक धारणा थी कि समुद्र यात्रा करने से आदमी अपवित्र हो जाता है। इस कारण कोई भी भारतीय इससे पहले समुद्र पार करके विदेश नहीं गया। और 1833 में ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय को दफना दिया जाता है। इस कारण अनेक से लोगों का विचार है कि राजा राम मोहन राय ने अंत समय में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि ईसाई धर्म ग्रहण नहीं किया था। उस समय इंग्लैंड के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि किसी व्यक्ति को मरने के बाद वहाँ जलाया दिया जाए, क्योंकि वहाँ केवल दफनाने का कानून था। इस कारण राजा राम मोहन राय को केवल दफनाया गया। और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र पर एक हैरिकेली नाटक है, उसके कुछ अंश लिखे हुए हैं। हैरिकेली नाटक अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित एक नाटक है। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखित ये हैरिकेली नाटक है, जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोंपड़े पर है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, लेकिन बाद में तोड़कर इसको एक मस्जिद का रूप दे दिया गया। इस कारण जो अढ़ाई संस्कृत विद्यालय पर कुछ लिखा हुआ था, उसके वो पत्थर ही अढ़ाई दिन के झोंपड़े में काम में लिए गए, इसलिए कुछ पत्थरों पर उसके अंश लिखे हुए हैं। और एक ब्रिस्टल लंदन में जो राजा राम मोहन राय की कब्र है उस पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा हमें हैरिकेली नाटक के कोई भी अंश कहीं भी नहीं मिलता है। और यहाँ तक हम देखते हैं 1828 में ये ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता यहाँ तक, क्योंकि राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड चले जाते हैं और 33 तक उनके अनेक साथी ब्रह्म समाज को संचालित करते हैं, लेकिन कोई खास प्रोग्रेस नहीं होती। 1833 में द्वारकानाथ टैगोर जी यहाँ इसको संचालित करने का दायित्व लेते हैं। द्वारकानाथ टैगोर जी 1843 में मृत्यु हो जाती है। 1843 में मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर, जो द्वारकानाथ टैगोर के सुपुत्र थे, उन्होंने इसका संचालन करने का कार्य किया। हालांकि वे 1840 में ही ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद इसका संचालन अपने हाथों में ले लिया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक संस्था की स्थापना की। तत्वबोधिनी नामक एक स्कूल की भी स्थापना की और आर्य समाज के ब्रह्म समाज के विचारों को समाज में प्रचार प्रसार किया। लेकिन एक व्यक्ति और आते हैं इसी दौरान, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और 1862 में ब्रह्म समाज के आचार्य बनाए जाते हैं। क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, इस कारण बहुत जल्द ही इनका वर्चस्व पूरे धर्म पर बढ़ने लगा। और आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल के अलावा भारत के अन्य भागों में भी होने लगा। इससे पहले ये केवल बंगाल तक ही सीमित था, बल्कि बंगाल तक नहीं, बंगाल के बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित था, क्योंकि ये ब्रह्म समाज में एक बौद्धिक शुष्कता पाई जाती है। साधारण व्यक्तियों तक ब्रह्म समाज का कोई असर नहीं था, केवल शिक्षित व्यक्तियों तक ही इसका असर था। लेकिन केशव चंद्र सेन आने के बाद आम लोगों तक ब्रह्म समाज पहुंचने लगा। ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन अपने आप को केशव चंद्र सेन सभी धर्मों को समान समझते थे और देवेंद्र नाथ टैगोर जी केवल ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का भाग समझते थे। इसी विचारधारा के कारण दोनों में मतभेद हो गया और 1865 में आचार्य के पद से हटा दिया गया केशव चंद्र सेन को देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन की इसी लड़ाई के बाद 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। आदि ब्रह्म समाज, इसका संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे पुरानी विचारधारा के अनुसार, और भारतीय ब्रह्म समाज, इसका संचालन केशव चंद्र सेन कर रहे थे। इसी दौरान
केशव चंद्र सेन ने लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। 1867 में केशव चंद्र सेन मुंबई पहुंचते हैं और केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी करते हैं। ये स्थापना 1867 में होती है और 1864 में केशव चंद्र सेन मद्रास जाते हैं। तो मद्रास में उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के श्री धरलू नायडू नामक व्यक्ति वेद समाज की स्थापना करते हैं। हालांकि ये नाम अलग अलग ही हैं, लेकिन ये ब्रह्म समाज के पार्ट समझ सकते हैं। ब्रह्म समाज से प्रभावित विचारधारा ही थी। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, क्योंकि वे सरकारी अफसर होते हुए भी उन्होंने समाज सुधार के बहुत से कार्य किए। 1884 में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, जिसको बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। और भी महिलाओं सुधार, समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए। और ब्रह्म समाज के प्रयासों से ही 1872 में हिंदू विवाह एक्ट पारित हुआ। हिंदू विवाह एक्ट ब्रह्म समाज के प्रयासों से पारित हुआ, इस कारण इसको ब्रह्म विवाह एक्ट भी कहते हैं। इसमें छोटी उम्र में जो शादियां होती थी उनका विरोध किया गया, मतलब एक कानून बनाया गया। छोटी सी उम्र में शादी करना गैर कानूनी बना दिया गया। इसके साथ साथ इसमें विधवा के पुनर्विवाह का भी प्रावधान किया गया। तो 1878 में केशव चंद्र सेन हैं जो खुद ही ब्रह्म विवाह एक्ट का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि 1878 में केशव चंद्र सेन अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ कर देते हैं, जो एक ब्रह्म विवाह एक्ट का उल्लंघन होता है। तो उनके साथी उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं और 1878 में ब्रह्म समाज में एक बार पुनः विभाजन हो जाते हैं। उनके साथ एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और केशव चंद्र सेन हैं जो भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े रहते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे इस विघटन के कारण ब्रह्म समाज टूट जाता है और लगभग केशव चंद्र सेन अज्ञातवास में चले जाते हैं। और इसका कारण इस समय इस समाज का टूटने का कारण और भी हो सकते हैं, जैसे इस समय आर्य समाज की स्थापना हुई, उससे भी लोग प्रभावित हुए और लोग उनसे जुड़ने लगे, क्योंकि ये तो एक उच्च वर्ग तक ही सीमित था ब्रह्म समाज तो, और आर्य समाज आम लोगों का से जुड़ा हुआ था। वे आम लोगों को प्रभावित करते थे। इस कारण आम लोग आर्य समाज से ज़्यादा प्रभावित हुए और आर्य समाज से जुड़ते गए। इसके साथ ही हम आज के इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। कल पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के दूसरे पार्ट्स को, जैसे आर्य समाज है और अन्य और भी बहुत से हैं यहाँ पर। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए आप। थैंक यू।